5 राज्यों में पड़े वोटों की गिनती तो 3 तारीख को होगी, मगर 3 तारीख से पहले ही बड़ा बड़ा खेल सामने आने लगा है, जो सीधे सीधे देश के नागरिकों के साथ धोखा नजर आता है और सवाल खड़े करता है कि यदि ऐसे ही चुनाव कराना है तो फिर चुनाव आयोग इतना सारा तामझाम क्यों करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार जिसे जिस पद पर बैठाना है सीधे सीधे बैठा दिया जाए, जब तक जिंदा है बैठा रहे। जी हाँ, मध्य प्रदेश से चुनावी सिस्टम में झोलझाल की बड़ी खबर सामने आई है। कुछ अधिकारियों को लपेटा भी गया है। ये मामला बहुत ही चिंताजनक है, विस्तार से इस पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू धर्म में कितने देवी देवता होते हैं? चलिए, जितने भी हों उनमें +1 कर लीजिए, और हाँ, इस +1 को विष्णु भगवान के आसपास ही रखिएगा। हालांकि यह तस्वीर देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसके पास बैठाना है। इस तस्वीर और इस भगवान के परम पूजकों पर आज विशेष चर्चा करेंगे। 41 मजदूरों के निकलने के बाद गजब की पूजा देखने को मिल रही है। उधर तेलंगाना में सारी की सारी राजनीतिक परिस्थिति ही अचानक पलट गई है, जिसके बाद सबसे बड़ा संकट 2024 को लेकर पैदा हो गया है। क्या है परिस्थिति और क्या है 2024 का भयंकर वाला संकट, अच्छे से बताएंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और सबसे पहले ये वाला काम कर लिया करिए। और उससे पहले राम राज्य की इस खबर को देख लीजिए। साल 2017 में यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी की एंट्री हो गई। बीजेपी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पद चला गया तो घर भी खाली करना पड़ता है। अखिलेश यादव ने अपना घर खाली किया। इसके बाद खबर आई कि घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया गया। यह मामला जोर शोर से उठा। हालांकि उस वक्त अखिलेश यादव के बारे में और भी बहुत सारी अनर्गल बातें फैलाई गई, जैसा कि टोटी चोर कहा गया उन्हें। आईटी सेल के गुर्गों ने इस तरह की तमाम फर्जी बातों को हवा दी। उत्तर प्रदेश के उसी तथाकथित राम राज्य से एक और कहानी सामने आई है। इस बार यह कहानी समाजवादी पार्टी के ही सिद्धार्थनगर से विधायक सईदा खातून से जुड़ी हुई है। यहाँ पर सईदा खातून किसी मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। मंदिर में उनके शामिल होने के दूसरे दिन भाजपा चेयरमैन धर्मराज वर्मा ने गंगा जल समेत पंचगव्य छिड़कवाकर मंदिर का शुद्धिकरण करवाया और कहा कि मंदिर अपवित्र हो गया था, शुद्धिकरण के बाद फिर से पूजा के योग्य हुआ है। यहाँ धर्मराज वर्मा ने यह भी कहा कि कल कुछ अधर्मी लोगों ने मुस्लिम समुदाय के स्थानीय विधायक सईदा खातून को यहाँ बुला लिया था। एक तो वो मुस्लिम है, ऊपर से मांस खाती है। ऐसे में इस पवित्र स्थल पर आने से यह पवित्र स्थल अशुद्ध हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर इसका शुद्धिकरण किया है। वैसे भाजपा के चेयरमैन को यह बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 55% से ज्यादा आबादी मांसाहारी है, जबकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% से कम बताई जाती है। अब सवाल यह है कि बाकी के 35% लोग जो मांस खाते हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं? क्या भाजपा के इस चेयरमैन समेत कोई ज्ञानी पुरुष बताने का कष्ट करेगा? और ये जो 35% लोग यानी लगभग 7-8 करोड़ के आसपास मांसाहारी हैं, वो ज्यादातर हिंदू ही है। वो मंदिरों में जाते हैं कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, उनके जाने से कोई मंदिर अशुद्ध होता है कि नहीं? उधर गुजरात हाईकोर्ट में अजान की आवाज को लेकर मामला पहुंचा हुआ था। कहा गया था कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अजान आमतौर पर 10 मिनट के लिए होती है और उसका स्तर भी इतना ज्यादा नहीं होता जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिरों में तो सुबह 3 बजे से ही ढोल नगाड़ों के साथ आरती शुरू हो जाती है। उस वक्त तो बहुत सारे लोग सोते भी रहते हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल की ध्वनियां केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित रहती हैं? क्या उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके धर्म में जो घंटों घंटों का अनुष्ठान चलता है और 24 घंटे तथा उससे भी लंबा कार्यक्रम चलता है, तो उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे भी ध्वनि प्रदूषण का कारण मान लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? इतना कहकर गुजरात हाईकोर्ट ने बजरंग दल के लोगों द्वारा दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया। वैसे यह सवाल तो उठना ही चाहिए कि यदि एक आवाज से और 10-15 मिनट की आवाज से बीमारी होती है तो फिर घंटों की आवाज दवा का काम कैसे कर सकती है? बहरहाल, जब राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति घुस जाए तो कुछ भी संभव है। अच्छा, एक दिलचस्प मामला सामने आया है, इसे भी सुन लीजिए। इसके बाद चुनाव वाले मामले पर अच्छे से चर्चा करेंगे। आप गांव में एक कल्चर देखते होंगे, हालांकि शहरों में भी इसका असर होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। होता यह है कि जब कोई महिला प्रत्याशी ग्राम प्रधान या फिर किसी भी अन्य पद पर चुन ली जाती है तो वहां प्रधानपति और प्रधान पुत्र नाम का नया पद जन्म ले लेता है। बेचारी महिला को पता भी नहीं होता कि उसके नाम पर क्या क्या हो रहा है। प्रधानपति और प्रधान पुत्र अपने मन का संविधान चलाने लगते हैं। कहां तो यह व्यवस्था महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए की गई थी, लेकिन पुरुष समाज ने जुगाड़ निकालते हुए उस पर भी खुद को हावी कर लिया। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आने वाले चुनाव में उससे पहले महिला प्रत्याशियों से यह हलफनामा ले लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद उनके कार्यों में प्रधानपति या फिर किसी भी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानपति बहुत लोकप्रिय शब्द हो गया है, बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिना किसी अधिकार के प्रधानपति महिला ग्राम प्रधान की शक्तियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि महिला प्रधान एक रबर स्टैंप की तरह रह गई है। सभी निर्णय प्रधानपति लेते हैं। चुना हुआ जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बनकर रहता है। यानी आने वाले दिनों में प्रधानपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हलफनामा देने के बाद उसका
उसका असर जमीन पर कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। यदि प्रधानपतियों के हस्तक्षेप के बाद ऐसा भय उत्पन्न हो कि पद छीना जा सकता है या फिर कोई सजा दी जा सकती है तो शायद इन चीजों का कोई असर भी होगा, अन्यथा इन समस्याओं का टिप्पणियों के माध्यम से इलाज नहीं हो सकता। हमारे देश में एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव करवाए, जिससे कि देश के नागरिकों का चुनावी व्यवस्था पर और लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे। उन्हें यह भरोसा रहे कि वो जो वोट डाल रहे हैं वो सही जगह पर जा रहा है, उसकी गिनती हो रही है और लोगों के वोटों से ही जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी तमाम मौकों पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ईवीएम की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। इसके साथ ही बीजेपी के अलावा अन्य दलों के उम्मीदवार इतने आशंकित होते हैं कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में छोड़कर जाते नहीं है, वहीं रजाई गद्दा लगाकर कई कई दिनों तक उसकी सुरक्षा करते हैं। उन्हें सरकार की यानी निर्वाचन आयोग की सुरक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ऐसा दिखता है। और ये कहीं न कहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग का फेलियर है कि जनता में भरोसे की कमी आ रही है। पिछले दिनों हमने इस पर विस्तार से बात की थी, जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में पता चला कि कांग्रेस और बीएसपी के उम्मीदवार भाड़े पर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर ईवीएम की सुरक्षा करवा रहे हैं। लेकिन उधर ईवीएम की सुरक्षा जोर शोर से चल रही थी, इधर पोस्टल बैलेट के साथ खेल हो गया। जी हां, ऐसा ही आरोप लगाते हुए कांग्रेस निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है और इस मामले में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई भी की है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें मध्य प्रदेश के बालाघाट में ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने वीडियो बनाया। उसमें दावा किया जा रहा था कि बिना संबंधित लोगों को सूचित किए ही कुछ अधिकारियों ने पोस्टल बैलेट की पेटियां खोल दी। उस वीडियो में यह भी देखा गया कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता लगातार ये पूछ रहे थे कि आपने अभी पोस्टल बैलेट की पेटियां कैसे खोल दी, वो भी समय से पहले। इसके अलावा खोलने से पहले आपने सभी दलों के लोगों को बुलाया क्यों नहीं। बड़े स्तर पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची। चुनाव आयोग ने फिलहाल एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया। इसके पहले तहसीलदार हिम्मत सिंह को भी निलंबित किया जा चुका है। ये एक्शन सवाल खड़े करता है कि क्या सच में इतना बड़ा खेला किया गया है? यदि किया गया है तो किनके इशारों पर हुआ है? इन अधिकारियों को क्या पड़ी थी पोस्टल बैलेट की पेटियां खोलने की? इनका उसमें क्या व्यक्तिगत लेना देना था? यदि ये अपनी मर्जी से नहीं खोल रहे थे तो किसके इशारे पर खोल रहे थे? क्या ये खेल अन्य जगहों पर भी किया गया है पोस्टल बैलेट में, या फिर सिर्फ एक ही जगह पर हुआ है और पकड़ा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि और जगहों पर बड़े स्तर पर किया गया है लेकिन पकड़ा नहीं गया? यहां एक सवाल और है, पोस्टल बैलेट में ज्यादातर सरकारी सेवाओं में रहने वाले लोग ही वोट डालते हैं और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यह लगातार देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का वोट एक तरफा पड़ता है। जो पार्टी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा करती है, वादा करती है, कर्मचारी एकमुश्त उसी पार्टी को वोट देते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट में के वोटों में 51% से अधिक वोट मिले थे। इस आधार पर बताया गया कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 304 सीटों पर जीत मिली। यानी पुरानी पेंशन की योजना सरकारी कर्मचारियों का वोट आकर्षित करती है। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन देने का वादा किया था। जाहिर सी बात है कर्मचारियों का रुझान एक तरफा हो सकता है। तो सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक तरफा रुझान को कम करने या किसी और पक्ष में मोड़ने का कोई प्रयास किया गया है पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ करके? अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो निर्वाचन आयोग आए दिन ये दावा करता है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया कि लगभग 20 लाख के आसपास ईवीएम मशीनें कहां चली गई। तो सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग के नाक के नीचे अधिकारियों की देखरेख में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का इतना बड़ा मामला कैसे हो गया? और यदि ऐसे ही सब कुछ चल रहा है तो फिर चुनाव आयोग की उस जिम्मेदारी का क्या जो इसे साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार बनाता है? ऐसे में देश के नागरिकों को हमारी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र पर भरोसा कैसे रहेगा? उधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन तेलंगाना ने अचानक पूरी कहानी पलट दी है। जी हां, कुछ समय पहले तक यानी कुछ महीने पहले तक ऐसी चर्चा होती थी कि केसीआर को तीसरी बार मौका मिल सकता है वहां मुख्यमंत्री बनने का। इसके बाद चर्चाएं शुरू हुई कि केसीआर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर होगी। कुछ दिन बाद पता चला कि मामला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पूरी कहानी पलट चुकी है। जो केसीआर सबसे मजबूत दिखते थे और भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने की स्थिति में बताई जाती थी, बहुत तेजी से ये दोनों ही पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। और कांग्रेस ने जिसे कभी तीसरे नंबर पर गिना जाता था वो पहले नंबर पर आने के लिए मजबूत माहौल तैयार कर चुकी है। यानी अभी जानकारों में यह चर्चा है कि तेलंगाना में कांग्रेस ठीक ठाक तरीके से यानी मजबूत तरीके से सरकार में आ सकती है, वो भी अपने दम पर। मगर सबसे बड़ा मामला यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनना विधानसभा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा के लिहाज से हो जाता है, क्योंकि तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। पिछली बार टीआरएस के खाते में 9 सीटें गई थी, बीजेपी को 4 मिली थी और कांग्रेस को 3। यानी बहुत खराब परिस्थितियां होने के बावजूद, अपनी सत्ता न होने के बावजूद कांग्रेस
कांग्रेस को वहां पर 3 सीटें मिल गई। अब इतना तो आप सब जानते ही हैं कि 2019 की कहानी पूरी तरह से अलग थी और 2024 की कहानी पूरी तरह से अलग है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 19 में जो स्थिति कांग्रेस की थी, आज वही स्थिति बीजेपी की धीरे धीरे होने लगी है। तो सवाल यह है कि यदि तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूत सरकार आ जाती है तो भी सीटों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई, लोकसभा में सीटों की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से कर पाएगी। इसके अलावा बगल में ही कर्नाटक है। कर्नाटक में भी पिछली बार 28 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। वहां भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, लोग ये भी कहते हैं कि 5 साल पहले भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीती, लेकिन लोकसभा में कहानी पलट गई थी। इस बार भी वैसा ही हो सकता है। मगर मैंने पहले भी कहा कि वो 2019 था, ये 2024 है। तब मोदी सरकार 5 साल पुरानी थी, मामले और मुद्दे तब भी बहुत सारे थे, मगर पुलवामा ने सबको राष्ट्रवाद के मोटे चद्दर में ढक दिया। जबकि इस बार वो चद्दर फट के उड़ चुका है और उसके भीतर से तमाम सवाल पैदा हो गए हैं। पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई, किसकी वजह से यह घटना हुई, किसी को सजा क्यों नहीं दी गई। यानी इतना तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे उसका सीधा सीधा असर लोकसभा के चुनाव पर दिखेगा। और यदि इन 5 राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होती है जैसा कि दिखने लगा है, तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव प्रभावित होगा बीजेपी के लिए। अब देखना यह है कि तेलंगाना के रूप में बीजेपी के पास जो एक छोटी सी उम्मीद थी दक्षिण भारत में, वो कहां तक खरी उतरती है, या फिर कर्नाटक से शटर गिरने के बाद पूरा का पूरा दक्षिण ही बीजेपी के हाथ से निकल जाता है। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लड़ाई कांटे की दिख रही है। सबको 3 तारीख का इंतजार है। इसके अलावा यहां भी एक बात देखने वाली है, यहां पर भी लोकसभा की ज्यादातर सीटें, जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल सकती थी वो मिल चुकी है। यानी यहां भी जो नुकसान होगा उसकी कहीं ना कहीं से भरपाई करनी होगी। अब कौन भरपाई करेगा, किस तरीके से करेगा, खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी की मशीनरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और खासकर इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उसका क्या होगा वो भी वक्त बताएगा। और उससे भी ज्यादा इस बात का इंतजार है कि 3 तारीख के बाद देश में किस तरह का भूकंप आने वाला है। इस भूकंप के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उधर तेलंगाना में ही प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में सिलेंडर, फ्री बस सेवा, 200 यूनिट बिजली फ्री, घर बनाने के लिए जमीन और 5 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है। 10 लाख तक का इलाज फ्री, बुजुर्गों को 4000 रुपए प्रति महीना पेंशन, कॉलेज के छात्रों को 5 लाख तक की मदद, 2 लाख सरकारी नौकरी, जमीन का पट्टा और SC/ST को 12 लाख रुपए की मदद करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा है कि BRS की सरकार यदि बन गई तो यह सरकार फार्म हाउस से चलेगी, भूमि और शराब माफिया राज करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक होते रहेंगे। हालांकि पेपर लीक के तमाम मामले कांग्रेस शासित राज्यों में भी देखे गए, राजस्थान को ही देख लीजिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महिलाओं पर अत्याचार रुकेगा नहीं, तेलंगाना कर्ज में डूब जाएगा। यहां यह भी याद दिला दें कि राजस्थान भी मोटे कर्ज में डूबा हुआ है और वहां कांग्रेस का शासन रहा है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े वादे कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। हालांकि यूपी का क्या हाल है वो भी आप याद कर लीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री का वादा है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का वादा भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात भी बीजेपी ने कही है। यह भी कहा है कि केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। और सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी, AIMIM और BRS तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि BRS और कांग्रेस मिले हुए हैं। बाकी यहां पर कौन किससे कितना मिला हुआ है इसका फैसला आप जनता को करना है। कल ही आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करना है। सोच समझकर अपने मुद्दों पर वोट करिए जिससे आपका भला हो, यानी आपका भला हो, जिससे देश नफरत और हिंसा से बचाया जा सके, जिसमें आपकी आवाज का महत्व हो, कोई आपकी आवाज को दबाए नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न हो। उत्तराखंड के एक टनल में हमारे देश के 41 मजदूर कई दिनों से फंसे हुए थे। इसी बीच उन्हें निकालने के बहुत सारे प्रयास किए गए। अच्छी खबर यह मिली कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन मजदूर तो निकल गए, वो भी सुरक्षित, परंतु हमारे देश का लोकतंत्र कब सुरक्षित निकल पाएगा गोदी मीडिया के सुरंग से, इसका पता नहीं चल रहा है। जी हां, पिछले 10 सालों में इस दुनिया में जो भी अच्छा हुआ है वो सिर्फ एक भगवान की वजह से हुआ है, गोदी मीडिया के भगवान और भक्तों के भगवान। इसीलिए मैंने शुरू में ही इस तस्वीर को दिखाया था। आप चाहें तो इसे छपवाकर अपने घर में टांग लीजिए। हो सकता है आने वाले वक्त में कोई फरमान जारी हो जाए कि इसी अवतार की पूजा करनी है। बाकी उपराष्ट्रपति ने तो घोषणा कर ही दी है कि ये युग पुरुष हैं। कंगना रनौत तो ऐसे भी बताती हैं ये इंसान नहीं है, अवतार हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से गोदी मीडिया ने नंगेपन की सारी हदों को पार कर दिया है। जिस मीडिया को यह सवाल करना चाहिए कि यह टनल बनाने का टेंडर किस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने सुरक्षा के उपायों का प्रयोग किया कि नहीं किया, कहां कमी रह गई, यदि कहीं किसी से लापरवाही हुई तो इस मामले की जांच करके उसे सजा देनी चाहिए। गहनता से जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर का उपयोग किया गया कि नहीं, उसका पालन हुआ कि नहीं, इन सारे मुद्दों पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के गोदी मीडिया को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें किसी भी गोबर में गुलगुला ढूंढना है। एक बार फिर से गोदी मीडिया ने मजदूरों
के बाहर निकलने का श्रेय अपने भगवान को देना शुरू कर दिया है। यहाँ एक चीज और देख लीजिए, पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि ये है मुन्ना कुरैशी जो टनल के उस पार सबसे पहले पहुंचे थे। कद काठी छोटी लेकिन हिम्मत आसमान से भी बड़ी, जान पर खेल गया मुन्ना। मुन्ना का कहना है कि जब मैं पहुंचा तो टनल में फंसे मजदूर भाइयों ने मुझे मोहब्बत से गले लगा लिया, लेकिन मजबूरी है कि अंधभक्त मुन्ना कुरैशी को धन्यवाद भी नहीं दे सकते, इनाम तो दूर की बात है। और मुन्ना कुरैशी को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया जा सकता, ये आप नाम से ही पहचान सकते हैं। गोदी मीडिया का ही प्रमुख लपड़झंडिस हैं सुधीर चौधरी। इन महाशय ने जिस तरीके से 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढा था, उसी तरीके से इस बार भी सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि इस घटना के बाद भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट में जो बदलाव आए हैं उन्हें आपको जरूर देख लेना चाहिए। और बदलाव क्या आया है, और बदलाव यह है कि प्रधानमंत्री बार बार फोन करके हालचाल ले रहे थे, लगातार संपर्क में बने थे, कभी इनको फोन कभी उनको फोन। इसके अलावा तमाम मंत्री भी यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार फोनवा पर बने हुए थे, लगातार संपर्क में थे। यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व जनरल वीके सिंह भी लगातार मौके पर बने रहे। सुधीर चौधरी ये भी याद दिला रहे हैं कि याद करिए, अभी हाल ही में बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, उस वक्त भी रेल मंत्री लगातार वहां घटनास्थल पर बैठे हुए थे। और ट्विटर पर सुधीर चौधरी ने लगभग 4 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आपदा प्रबंधन में बदलाव के नाम पर इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया, और वो ये है कि प्रधानमंत्री बार बार फोन करके हालचाल ले रहे थे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब सवाल यह है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि नहीं होता था, इस बात का क्या आधार है सुधीर चौधरी के पास। पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए, क्या वो ऐसी घटनाओं पर आंख मूंद कर सो जाते थे चद्दर तान के? सुधीर चौधरी ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे चुनाव प्रचार में हो, चाहे किसी भी कार्यक्रम में व्यस्त हो, लेकिन समय निकालकर फोन कर लिया करते थे। अब सुधीर चौधरी को अपनी बातों को प्रमाणित करना ही था तो कितना अच्छा होता कि वो प्रधानमंत्री के फोन का कॉल डिटेल शेयर कर देते और बाकी प्रधानमंत्रियों से भी ललकारते हुए कहते, यह मनमोहन सिंह, दम है तो दिखा दीजिए, आपने ऐसी घटना के दौरान कितनी बार फोन करके हालचाल लिया था? यदि आपने भी अपने वक्त में हुई ऐसी घटनाओं में फोन करके हालचाल लिया था तो कॉल डिटेल शेयर करिए। मगर ये पूरा महिमा मंडन, ये सारी नौटंकी गोदी मीडिया की नंगई क्यों हो रही है, ये आप सब जानते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि असली सवालों को ढका जा सके, इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाया जा सके। सवाल ये नहीं है कि मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, सवाल यह है कि मजदूर फंसे कैसे, सुरक्षा उपायों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया था। वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस टनल को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का दबाव था, क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले किसी नेताजी को फोटो खिंचवाना है। तो क्या यह भी हो सकता है कि चुनावी लाभ के लिए ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया गया था कि जल्द से जल्द काम पूरा करो? ऐसे में उसने सभी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया। मगर उन सारे सवालों पर आपका ध्यान न जाए, इसीलिए गोदी मीडिया का पूरा तामझाम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी फंसे हुए मजदूरों से फोन पर बतियाते हुए दिख रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, यदि कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कैसे संभालते। इसका जवाब मैं दे देता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप को उसी तरह से संभाल लेते जिस तरीके से मणिपुर में पिछले 7 महीनों में सैकड़ों लोग मार दिए गए, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितनी महिलाओं की अस्मत लूटी गई, नग्न परेड कराया गया। जिस तरीके से आप इन सब मामलों में आपने अपने आप को संभाल लिया, ठीक वैसे ही यहां भी संभाल लेते, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हमें इस बात का पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी, आप खुद को संभाल लेते जैसे तमाम नरसंहारों में आपने खुद को संभाल लिया। गुजरात को भी याद कर लीजिए, यहां भी आप संभाल लेते। वैसे प्रधानमंत्री और मजदूरों के बीच जो बातचीत हो रही है उसको गोदी मीडिया कितनी प्रमुखता से प्रचारित कर रहा है, इसकी भी चर्चा हो रही है। जबकि कुछ साल पहले इस तरह की घटनाओं में यही गोदी मीडिया देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ कर देश की जनता को नागरिक होने का एहसास कराता था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।